गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे वितान पाठ्य पुस्तक से पहला लेसन सिल्वर वेडिंग, जिसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। सिल्वर वेडिंग पार्ट में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि यशोधर बाबू का व्यक्तित्व किस प्रकार किशनदा के इर्द गिर्द घूमता है। इसके साथ किशनदा उन सभी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, यशोधर बाबू उन सभी परंपराओं का निर्वहन करते हैं जो किशनदा द्वारा अपनाई गई थी। इसके साथ साथ पति पत्नी का आपस का जो रिश्ता था वो कैसा था, किस प्रकार उन परंपराओं मूल्यों को वह निभाते थे और किस प्रकार पत्नी उनकी इन बुजुर्गियत से किस प्रकार चिढ़ी रहती थी। इस प्रकार से हमने संबंध देखा कि पत्नी का पहनावे पर जो यशोधर बाबू कमेंट करते थे और उनका समय की चाल के साथ न ढल पाने की क्रिया को लेकर के उनकी जो पत्नी है, यशोधर बाबू की जो पत्नी है, वह उनसे चिढ़ी रहती है। इसके साथ साथ हमने मंदिर के प्रसंग में पढ़ा कि किस प्रकार उन्हें अपने जीजा जी की याद आती है, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वह उनसे नहीं मिल पाते हैं। आपस में जो रिश्ता कैसा होता है, इन सब को लेकर के हमने चर्चा की। इसके साथ आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है यशोधर बाबू के घर पहुंचने पर स्थिति। कब घर पहुंचने की स्थिति? जब वह ऑफिस से निकले थे और मंदिर से होकर के लोगों से मिलते हुए, सब्जी भाजी इत्यादि खरीदते हुए जब वापस घर आते हैं, यानी सिल्वर वेडिंग के डे की बात। सिल्वर वेडिंग के दिन क्या क्या हुआ था, उन सब बातों का हम लोग अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट, परिवार से वार्तालाप। जब घर पहुंचे तो परिवार के बीच में क्या वार्तालाप हुई, किन किन प्रसंगों पर चर्चा हो, उसका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट, यशोधर बाबू की संध्या वंदना। उसी दिन सेम डे, सिल्वर वेडिंग के डे, यशोधर बाबू की जो संध्या वंदना थी, वो संध्या वंदना कैसी थी और कैसी चली। नेक्स्ट, आयोजन का समापन यानी कहानी का समापन, सिल्वर वेडिंग के दिन का समापन किस प्रकार हुआ, इसका हम लोग वर्णन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं यशोधर बाबू के घर पहुंचने पर स्थिति। जब यशोधर बाबू बिरला मंदिर से होते हुए प्रवचन इत्यादि सुनते हुए वापस पुनः सब्जी इत्यादि ले करके लोगों से मिल मिला करके जब वापस रोड से हो करके, टूटी फूटी सड़कों से हो करके, हाथ में झोला हो करके, मन में तरह तरह की, दिमाग में तरह तरह की विचारधाराओं को लेकर के जब वह घर पहुंचते हैं तो घर को देख करके वह पूरी तरह से चौंक जाते हैं। क्यों चौंक जाते हैं? उन्हें वह दृश्य स्मरण हो आता है जब सुदामा जी जब द्वारकापुरी यानी श्री कृष्ण से मिलकर पुनः अपने घर आते हैं, अपने जो उनका घर गांव में आते हैं, जब अपना घर देखते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी हवेली जैसा देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे मेरी टूटी फूटी जो झोपड़ी थी वो कहाँ गई। सेम उसी तरह से वही स्थिति, वही भाव वो यशोधर बाबू के मन में आता है जब वो सिल्वर वेडिंग के दिन शाम को जब घर आते, रात को जब वो घर आते तो देखते हैं उनका घर पूरी तरह से सजा बजा है, पूरी अच्छी तरह से उसका डेकोरेशन हुआ है। बिजली की बत्तियां वो जल रही हैं, तरह तरह का सजावटी, हर तरह का आकर्षण देखने को मिल रहा है। तो यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पहले कुछ क्षण के लिए तो उन्हें लगता है हम दूसरे के घर में आ गए। पुनः देखते हैं कि बेटा किसी से बातचीत कर रहा है, किसी कार में कोई बैठा है, उसको विदाई दे रहे हैं। तो उनके बड़ा बेटा भूषण किसी से बात कर रहा है। तो यह सब देख करके उन्हें लगा कि नहीं हम सही स्थान पे पहुंचे हैं। तो आ करके वह चोरी छुपे देखते रहते हैं कि कैसे यह स्थिति हो, कैसे वह घर में, उन्हें हिचकिचाहट सी होती, अपने ही घर में वह प्रवेश करते हुए वह हिचकिचाते हैं। तो इस तरह से भूषण के जो ऑफिस के जो उनके बॉस रहते हैं, वो बॉस की वह विदा हो जाते हैं, कि वह चले जाते हैं। किंतु यशोदा ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी हैं और मेम साहब को विदा कर रही हैं। जब वह किनारे चुपके से खड़े होकर देख रहे थे तो एक तरफ उन्होंने ये देखा कि भूषण किसी को विदा कर रहा है और दूसरी तरफ देखा कि उनकी बेटी जो और लोग हैं वो लोग भी किसी तरह से विदाई दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने देखा कि लड़की ने जीन्स और बगैर बाहों की टॉप पहना हुआ है और पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ है, ब्लैक करने के लिए। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगा।
यह सब यशोधर बाबू को कतई अच्छा नहीं लगता है। पहली बात कि इस प्रसंग के विषय में सिल्वर वेडिंग सेलिब्रेट होना है, मनाना, इस विषय में कोई तो चर्चा थी नहीं। पहली बात, यशोधर बाबू से कोई राय तक नहीं लिया गया। तो यह सब चीज़ें, और दूसरी बात, इस तरह से सज धज के, सज सवर के आना, और यह सब परंपरा की चाल से उन्हें थोड़ा अलग लगता है। तो वह कहते हैं ये सब स्थिति जो है समहाउ उन्हें इम्प्रॉपर लगती। तो इस प्रकार जब वह आते हैं तो उन्हें सब कुछ आश्चर्यजनक लगता है, सब कुछ परिवर्तित सा लगता है। तो वह चोरी छुपके सब कुछ वहाँ देख रहे होते हैं। फिर धीरे धीरे करके उनका घर में प्रवेश होता है। तो इस प्रकार जो है यशोधर बाबू के घर पे पहुंचने पे उनकी जो वास्तविक स्थिति है वह ऐसी होती है। अगला क्या है, परिवार से वार्तालाप। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके परिवार के लोगों से क्या क्या वार्तालाप होता है। यशोधर बाबू चुपके से घर पहुंचे तो उनके बड़े बेटे ने झिड़की मतलब डांटते हुए, चिल्लाते हुए, झिड़की सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन कोई 8:30 बजे घर पहुंचता है। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली हंसी हंसते हुए, मजाकिया हंसी हंसते हुए कि हमारे वहाँ कब से सिल्वर वेडिंग की परंपरा हो गई, कब से हमारे वहाँ सिल्वर वेडिंग की प्रथा जो है वह प्रारंभ हुई। तो उसी समय उनके भांजी ने कमेंट करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहा कि मामा जी, जब से आपका बेटा भूषण 1,500 की पगार पे नौकरी करने लगा तब से जो है सिल्वर वेडिंग की प्रथा हमारे वहाँ प्रारंभ हो गई। तो यह बात कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को चुभ जाती है कि मैंने पूरा जीवन जो है जो कार्य किया उसमें मैं जितना मेरे से हो सका मैं करता रहा, लेकिन इस तरह से इस चीज़ को व्यक्त करने का तरीका कोई और भी हो सकता है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए हमने ये सब आयोजन किया, और हमें बहुत आपसे लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, इसलिए हमने चाहा कि ये दिन हम सेलिब्रेट करें। तो इस तरह से इस बात को भी रखा जा सकता रहा। लेकिन भांजे ने उस व्यंगोक्ति लहजे में कहा कि जब से आपका बेटा 1,500 की पगार पे नौकरी करने लगा तब से जो है सिल्वर वेडिंग की परंपरा जो है वह प्रारंभ हुई। तो यह बात कहीं ना कहीं जो है यशोधर बाबू को चुभ जाती है और उन्हें वह अच्छी नहीं लगते। इन सब चीज़ों को वह समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं कि बड़ों के साथ, लोगों के साथ किस लहजे में बात किया जाता है, इस लहजे का ज्ञान होना चाहिए। अगर लहजा सही हो तो हर बात जो है वह सही होती है। अगर व्यक्ति का लहजा सही नहीं हो, तरीका नहीं सही हो, तो सही बात भी क्या होती है, वह गलत हो जाती है। तो विवाह की 25वीं वर्षगांठ, उस वर्षगांठ में नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक, विस्की, यह सब उन्हें यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। उन्हें लगता है ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। और वह एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वो ऑफिस गए थे तो किसी ने पूछने का जहमत भी नहीं उठाया, चर्चा भी नहीं की कि घर में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है तो पिताजी आपकी क्या राय है, आप अपने किन गेस्टों को बुलाना चाहते हैं, या आयोजन किया जाए या ना किया जाए, पिताजी इसको किस रूप में किया जाए, कम से कम कुछ चर्चा तो होनी चाहिए। यशोदा बाबू कहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं मेरे बताए हुए बातों को आप पूरी तरह से उसको कानून समझ के माने, लेकिन इतना तो हो कि कम से कम आपस में किसी तरह का कोई बैर ना हो, आपस में किसी तरह का मन मुटाव ना हो। तो कम से कम अगर बच्चे, परिवार के सदस्य, पत्नी ने एक बार जिक्र किया होता कि ये सब आयोजन होने वाला है या आपकी क्या मंशा है, तो यशोधर बाबू को ज़्यादा अच्छा लगता। तो बड़ों को रिस्पेक्ट देना, बड़ों की बातों को अहमियत देना, उनकी बातों को समझना, ये सब महत्वपूर्ण विषय है जिन विषयों को आज की जो पीढ़ी है वो पूर्णतः नज़रअंदाज कर देती है। उनका भले ही इंटेंशन गलत नहीं होता है, जो लहजा है वह लहजा चीज़ों को बिगाड़ देने में, विकृत करने में किसी तरह का परहेज नहीं करती। यही कारण है कि 2 पीढ़ियों में निरंतर जो है वह अलगाव, वह दूरियां जो है वह बनती चली जा रही हैं। इसी संदर्भ में बेटे ने अपने किसी एक और अधिकारी से परिचय कराया कि ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी ने भी बड़े ही अच्छे अंदाज में उनसे बात की, उनसे हाल चाल किया, बातचीत की। उन्होंने कहा कि वह भले ही
कुमायूं परंपरा को फॉलो करते हैं, जनेऊ इत्यादि परंपरा को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी बिलायती परंपरा है, हाथ मिलाना, हैंडशेक करना, किसी से जिस लहजे में अगला बात करे उसी लहजे में बात करना, यह सब परंपराएं उनको आती थी। उन सब परंपराओं को वो फॉलो करते थे। वो कहते हैं कि भले ही मैं संस्कारी कुमायूं हूँ, तथापि बिलायती रीति रिवाज से अच्छी तरह से मैं परिचित हूँ। यह भी सलाह उनको किसनदा द्वारा दी गई थी। वह कहते थे कि दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती, जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी जैसा होना चाहिए, उसी जैसा बने रहना चाहिए। किसी को जो है अनावश्यक आकर्षण, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति अपने जो कंफर्ट जोन से अलग दिखाने का प्रयास करता है, तो उसकी जो वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, वह कहीं ना कहीं उसकी वास्तविकता जो होती है वह खो जाती। आनी सब कुछ चाहिए, यथा समय यथा योग्य उसका प्रयोग करना चाहिए। इस बात का समर्थन यशोधर बाबू करते हैं और वह बेटे के जो साथ में कलीग्स जो है बात उनसे मिलते हैं तो बड़े ही खुले दिल से बात करते हुए कहते हैं कि वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूसट फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हैं और हाथ मिलाते हैं। उसके बाद इस प्रकार मेल मिलाप होता है, आपस में बातचीत होती है। बच्चों के बहुत अनुग्रह करने पर कि पापा आइए और केक काटिए, तो वह केक काटने की परंपरा को बिलायती परंपरा बताकर उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन बच्चे के आग्रह पर वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। केक कट नहीं करते, बच्चे पत्नी द्वारा केक कट किया जाता है। उसके साथ साथ जो है बच्चे जो है उनको उसके खाने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि नहीं, इसमें अंडा पड़ा हुआ है तो मैं केक को हाथ नहीं लगाऊंगा, और लोगों से यह कह करके विदा लेते हैं कि अभी मेरी संध्या वंदना यानी शाम की पूजा मेरी शेष है और शाम की पूजा के बगैर मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। सो यह कह करके वहाँ से वह जो है चले जाते हैं। और एक बात यह भी कहते हैं कि ये केक वगैरह somehow I don't like all this, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरी संध्या वंदना नहीं हुई है, तो यह कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यशोधर बाबू की संध्या वंदना। इसके साथ साथ ही परिवार के और सदस्य जो लोग रहते हैं, बच्चे, पत्नी, बेटी, वो सब लोग मिलके, जो भी रिलेटिव आए रहते हैं वो लोग मिल करके दोस्तों से विदाई इत्यादि होती रहती है, आपस में बातचीत प्रोग्राम चलता रहता है। यशोधर बाबू अपने पूजा में, संध्या में जो है वह लीन हो जाते हैं। संध्या वंदना करते हुए, पूजा करते हुए उन्हें वो जानबूझ करके पूजा में देरी करते हैं, ताकि उनके मन में यह भाव रहता है कि परिवार जो भी गेस्ट आए हुए हैं, जो भी अतिथि आए, वो लोग चले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएं, तब वह वहाँ से निकल करके आए। और उसी समय वह प्रयास करते हैं कि उन्हें संध्या वंदना में अपने आप को लीन करते हैं और उन्हें किसनदा की स्मृति हो आती है। किसनदा उनके सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं। किसनदा से वो बातें करते हैं कि कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर, इस भीड़ बड़ी दुनिया में मुझे आप अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए? आप होते तो आप मेरा मार्गदर्शन करते। आज मैं पूरी तरह से अकेला हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, और आपकी मृत्यु कैसे हो गई, कोई इसका कारण नहीं जान पाया। तब किसनदा उनको समझाते हुए कहते हैं कि दुनिया में किसी की भी जो भी मृत्यु होती है, उसका कारण अकेलापन ही होता है। वो उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि देखो, मेरी मृत्यु ऐसे हुई, तुम आज मैं शादीशुदा नहीं था, मेरा परिवार नहीं था, फिर भी मैं अंत में अकेला हो गया। तुम परिवार वाले थे, तुम्हारे बच्चे थे, फिर भी आज तुम अकेले हो। इसके साथ जो तुम्हारा पुत्र है भूषण, जो आज इतना चहक रहा है, इतना उछल रहा है, सिल्वर वेडिंग सेलिब्रेट कर रहा है, कुछ समय बाद वह भी अकेला हो जाएगा। तो दुनिया में जो हर व्यक्ति को एक न एक दिन अकेला होना पड़ता है, सो सबकी मृत्यु इसी कारण से होती है। सो इस प्रकार से वह उनसे वार्तालाप जो है, किसनदा से वह संध्या वंदना में वार्तालाप करते रहे। इसी बीच में उनकी पत्नी ने आकर के उनको हिला करके गुस्से में जगाया मतलब उनकी संध्या जो वंदना थी उसको भंग करते हुए कहा कि आइए, और अब मेहमान जो है वह जा चुके हैं। तो पुनः वह
वो संध्या वंदना अपनी खत्म करके पुनः वापस आते हैं, परिवार के बीच में बैठते हैं और उनका आगमन होता है। तो जब वह आते हैं तो वह जो क्या कहते हैं तौलिया लपेट के आते हैं, तो वह गमछा लपेट के आते हैं। तो उनकी बेटी को यह भी अच्छा नहीं लगता है। वो कहती है कि ये क्या तरीका है कि इस तरह से गमछा पहन के आ जाना। तो इस पर यशोधर बाबू अपनी पुत्री के जो जीन्स पहनने की स्टाइल है उस अदा पर व्यंग करते हैं कि क्या तुम्हारी तरह जीन्स पहन के आऊँ। सो उन्हें यह सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं कि इस तरह से मतलब पिता की बातों का जो है इस तरह से कटाक्ष करना, उन्हें ये सब बातें समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। इसके साथ साथ बच्चे लास्ट में जब आयोजन का समापन होने लगता है, सब लोग चल जा चुके हो चुके हैं, विदा हो चुके होते, तो उस समय सब लोग बैठ करके जो भी यशोधर बाबू को जो भी गिफ्ट्स मिले रहते हैं उन गिफ्ट पर चर्चा होती है। भूषण, उनका जो बड़ा बेटा है भूषण, कहता है कि पिताजी और आपको ये सारे प्रेजेंट्स मिले हैं, उपहार मिले हैं, आप इन सब उपहारों को एक एक करके देखिए कि उपहार कितने सुंदर हैं। उस पर यशोधर बाबू कहते हैं कि नहीं, और ये सब उपहार तुम लोग जानो, तुम लोग को मिले हैं, तुम लोग इसको देखो और तुम लोग इसका आनंद उठाओ, मुझे इस उपहार में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो यशोधर बाबू बहुत पर भूषण बहुत इंसिस्ट करता है, लेकिन फिर भी यशोधर बाबू तैयार नहीं होते। तो यशोधर बाबू के लिए उनका पुत्र भूषण, जो बड़ा बेटा है भूषण, एक उनके लिए गिफ्ट लाया होता है, वह होता है ऊनी गाउन। तो वह ऊनी गाउन देते हुए कहता है पिताजी यह मैंने बड़े चाव से, बड़े ही पसंद से आपके लिए ऊनी गाउन में लेकर के आया हूँ। और जब आप सुबह में दूध लेने जाते हैं, ऊनी गाउन पहन, जो फटा हुआ अपना पैजामा या ऊनी गाउन पहन के जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कल से जब दूध लेने जाइएगा तो यह ऊनी गाउन पहन के जाइएगा तो अच्छा लगता है। यह बात यशोधर बाबू को चुभ जाती है। यशोधर बाबू को लगता है कि इसकी जगह अगर उनका पुत्र यह बात कहता कि पिताजी अब आप रहने दीजिए, दूध ले आने का कार्य मैं करूँगा, तो यह बात कहीं ना कहीं जो है वह यशोधर बाबू को अच्छी लगती। लेकिन यह उनका बेटा यह कहता है कि आपका फटा हुआ कपड़ा अच्छा नहीं लगता है और अब ये पहन के आप दूध लेने जाया करिए। यह बात यशोधर बाबू को पूरी तरह से कचोटती है, पूरी तरह से हिला करके रख देती है कि किस तरह से जो है लोगों की भावनाओं का, लोगों की जो है बातों का किस प्रकार से सम्मान नहीं करते, किस तरह से उनके जो महत्व है उनको महत्व नहीं देते, जो सम्मान मिलना चाहिए उनको एज ए फादर, एज ए फैमिली का मेन रोल, तो उनको वह सम्मान नहीं मिलता। किस प्रकार वह उतने लोगों के बीच में भी यशोधर बाबू अपने आप को, पूरे परिवार में भी अपने आप को यशोधर बाबू अकेला महसूस करते हैं। इसको देख करके वह अंदर ही अंदर द्रवित होते हैं और परिवार के सभी लोगों के बहुत जोर देने पर वह गाउन पहनते हैं। गाउन पहन करके झूठी खुशी दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में उनकी आंखें जो है वह नम होती हैं और उनके हृदय की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं होता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उनके हृदय की पीड़ा को समझ सके। इतने लोगों के बीच में भी वह अपने आप को असहाय, कमज़ोर और अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसंदा की वह बात स्मरण हो आती है कि एक दिन जिस तरह मैं अकेला था, जिस तरह आज तुम अकेले हो, इसी तरह से एक दिन तुम्हारा पुत्र विभूषण भी अकेला हो जाएगा। सो हर व्यक्ति एक ना एक दिन जीवन में कितने की भी भीड़ में हो, कोई व्यक्ति अगर सच्चा हमदर्द ना हो, सच्चा अगर रिश्तों में भावनात्मकता नहीं होगी, रिश्तों में प्रेम नहीं होगा, अपनापन नहीं होगा, तो रिश्ते कितने भी अटूट रिश्ते क्यों ना हो, रिश्ते जरूर टूट जाएंगे। रिश्ते केवल रिश्ते के नाम पर होंगे, रिश्ते में केवल खोखलापन होगा। रिश्ते की जो वास्तविकता होती है वो वास्तविकता जो है वह समाप्त हो जाएगी। सो यह इस प्रकार कहानी का जो है सिल्वर वेडिंग जो है, यहाँ से सिल्वर वेडिंग का जो है वह समापन होता है। सो यह आपको पूरा सारांश हमने बता दिया है। अब आपका काम है कि पूरा पेज नंबर 1 to 19 यू हैव टू रीड प्रॉपरली ट्वाइस।
You have to read it and learn it. Try to understand what is the lesson, what is the concept of this lesson, and related of this lesson you have to learn the question answer also. Okay, read it, write a saransh and write a summary. Saransh you have to learn it, and question answer you have to prepare it. Okay, thank you.